हाय फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स। तो क्या है यहाँ पे पहला टॉपिक, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। सो इम्पार्ट और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि जब हम इंफॉर्मेशन का यानी जो डेटा है, जो मैसेज है, उसको एक्सचेंज करते हैं, यानी जब कम्युनिकेटर या सेंडर उस मैसेज को भेजता है, जिसको भेजता है उसे कहते हैं रिसीवर। तो और रिसीवर जो है इन रिटर्न, इन रिस्पॉन्स फीडबैक भेजता है। फीडबैक यानी जैसे मैंने आपसे कहा हेलो, तो आप मुझे बोलेंगे हाय, थैंक यू, वेलकम, इस तरह से। तो मैंने जो आपको बात कही, वो छोटी सी बात भी हो सकती है, वो कोई ज़्यादा बड़ी इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, तो उसका एक रिप्लाई मिलना, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कंप्लीट कम्युनिकेशन साइकिल। सो इम्पार्ट और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बाय स्पीकिंग, writing or using some other mediums and modes is called your communication। तो communication क्या है? बातों को एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट करना, कन्वे करना, बोल कर के भी हो सकता है, लिख कर के भी हो सकता है, या किसी दूसरे माध्यम के थ्रू भी वो हो सकता है। अब यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बेस्ड ऑन द कम्युनिकेशन चैनल्स नॉन वर्बल, वर्बल कम्युनिकेशन आती है। जो वर्बल कम्युनिकेशन के फर्दर दो डिविजन्स हैं, ओरल और रिटन। जब हम बात करते हैं ओरल की, तो ओरल में क्या होता है कि हम फ़ोन में जब जैसे फ़ोन के थ्रू या कॉलर के थ्रू किसी से बात करते हैं, तो उस तरह से हम क्या कहते हैं कि ये हमारे ओरल कम्युनिकेशन है। या फिर जब मैं आपको कोई बात कह रही हूँ, मैं इस वीडियो में अपनी बात समझा रही हूँ, तो वो भी आपका ओरल कम्युनिकेशन है। ओरल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि हम मैसेज को भेजते हैं बोल कर के, शब्दों के माध्यम से, अपनी आवाज़ को यूज़ करके, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, ओरल कम्युनिकेशन बोलते हैं। और ओरल कम्युनिकेशन के अलावा जो वर्बल कम्युनिकेशन है, इसमें एक दूसरा फॉर्म होता है इसका, रिटन फॉर्म। यानी मान लो मैंने लिख कर के जब बात को कम्युनिकेट किया, तो बेसिकली वर्बल कम्युनिकेशन में क्या रहते हैं, शब्दों को यूज़ करते हैं। और जब शब्दों के साथ साथ हम अपनी आवाज़ को, साउंड को यूज़ करते हैं, तो वो ओरल बन जाता है। लेकिन जब हम लिखते हैं, वर्ड्स को पेपर में लिखते हैं, शब्दों को लिखते हैं पेपर पे, हैंड रिटन भी हो सकता है, तो वो टेक्स्ट किसी भी फॉर्म में हो सकता है जो आपने लिखा हो, तो उसे हम कहते हैं रिटन कम्युनिकेशन, जो कि वर्बल कम्युनिकेशन का ही एग्जाम्पल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्यों ज़रूरी है एक अच्छा इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना। सो डेवलपमेंट ऑफ इंटरपर्सनल स्किल्स एक तो ये है, एंड टू एक्सप्रेस इफेक्टिवली विद मैक्सिमम एफिशिएंसी आर थॉट। जब हम विचारों को बांटना चाहते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम यूज़ करें अच्छा कम्युनिकेशन। जैसे मुझे मान लीजिए इतनी सी बात कहनी है कि मैं आपसे सॉरी मांगना चाहती हूँ, कल मैंने आपके साथ पूरी तरह से बिहेव किया, मुझे पता नहीं था कौन आया है या किसका फ़ोन है। तो जैसे होता है ना, कई बार हम देखते हैं ये तो कोई अननोन पर्सन है, इसका कॉल आया, और हम बोल देते हैं नहीं, आप इस तरह से कैसे मतलब फ़ोन कर सकते हैं, हम मना कर देते हैं उन इंसान को। हम समझ नहीं पाते कि वो मे बी हमारा कोई रिलेटिव हो, वो मे बी हमारी कोई फ्रेंड हो। तो जब हम किसी को इवन सॉरी मांगते हैं, हम किसी से, या हम किसी को थैंक यू कहते हैं, उसने आपको बहुत अच्छी ड्रेस दी है, कोई किस आपकी बर्थडे पर आपकी फ्रेंड, आपकी सिस्टर, आपके पेरेंट्स आपको बहुत अच्छी ड्रेस दी है, सो आपको थैंक यू कहना है। अब आप एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन की अगर बात करूँ, तो थैंक यू कह के ही नहीं रुकोगे, आप उनको कहोगे कि जो आपने मुझे ड्रेस दी है, इसको मैं बहुत टाइम से ख़रीदना चाहती थी, मुझे ये बहुत सुंदर लगी, ये जिस मार्केट में थी वहाँ मैं एक बार गई थी, मैंने इसे देखा था, लेकिन ये बहुत कॉस्टली लगी मुझे, इस समय मैं इसलिए मैं उसको नहीं ले पाई थी, मगर आपने बिना मुझसे कहे मुझे इतनी अच्छी ड्रेस दे दिया, आई एम रियली थैंकफुल टू यू। तो ये एक अफेक्टिव कम्युनिकेशन का पार्ट हो जाता है। तो अफेक्टिव कम्युनिकेशन यानी जहाँ हम जो बात कही वो अफेक्टिव हो, ठीक है, जो अफेक्टिव हो। उसी तरह से जब हम बात करते हैं, जब इंटरव्यूज़ में जाते हैं, तो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो जो सुपरवाइज़र्स हैं, अगर उनके क्वेश्चंस का बहुत डिटेल में आंसर देते हैं, तो सुपरवाइज़र्स भी खुश होते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर एम्प्लॉय सुपरवाइज़र्स की बात को ध्यान से सुनते हैं, कंसिडर्ड रहते हैं उनकी बात को लेकर के, यानी वो जो कह रहे हैं उसकी बात को ध्यान से सुनना, तो वो भी एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन का ही पार्ट होता है। तो अब यहाँ पे है कम्युनिकेशन बैरियर्स। कम्युनिकेशन बैरियर्स यानी कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके कम्युनिकेशन में एक रिस्ट्रिक्शन बनती हैं, यानी कि एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं करने देती हैं। तो कई सारे रीजंस हैं
जिसकी वजह से इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन यानी जब दो लोग कम्युनिकेट करते हैं वो फेल हो जाता है, अच्छे से इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, यानी एक दूसरे से लोग जो है वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। कई सारे कम्युनिकेशन है जिसमें जो मैसेज होता है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है जो कम्युनिकेशन है उसमें मैसेज जो है वो ऐसे रिसीव नहीं किया जाता है जैसा कि सेंडर ने उसको बताया है। फॉर एग्जांपल कई बार हमारे जो सेंडर्स जो होते हैं, मतलब जो कम्युनिकेशन में जो मैसेज को कम्युनिकेट कर रहे हैं, भेज रहे हैं, वो बात को उस तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाते जिस तरह वो करना चाहते हैं। इससे क्या दिक्कत आती है, इससे आपके कम्युनिकेशन बैरियर्स बनते हैं, यानी कि जो कम्युनिकेशन है वो अफेक्टिव नहीं हो पाती है, रिसीवर उसको एज सच रिसीव नहीं कर पाता है जैसा सेंडर चाहता था। सो कम्युनिकेशन सी, अब इसमें क्या एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, इट्स इंपॉर्टेंट दैट द कम्युनिकेटर सीक फीडबैक। फीडबैक मिलना बहुत ज़रूरी है। फीडबैक क्या होता है, फीडबैक यानी कि इसका एक कम्युनिकेशन साइकिल होता है, मैं आपको बताती हूँ। जो कम्युनिकेटर है जिसे हम सेंडर भी कह सकते हैं, तो ये जो हमारा सेंडर है ये क्या करेगा, ये एनकोड करेगा, तैयार करेगा, किसको तैयार करेगा, मैसेज को तैयार करेगा। इसको फिर वो क्या करेगा, मैसेज को तैयार किया, वो सेंडर जो है उसको किसी मीडियम के थ्रू ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा। ट्रांसमिट किसको कर रहा है वो, रिसीवर को। रिसीवर उसको डिकोड करेगा और फिर वो सेंडर को भेजेगा। तो देखो ये एक साइकिल सा बन जा रहा है, इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन साइकिल। और आपने देखा कम्युनिकेशन साइकिल में सबसे आखिर का स्टेप होता है फीडबैक का, जिसमें रिसीवर जो है वो रिस्पॉन्ड बैक करता है किसको, कम्युनिकेटर को। उसने जो कम्युनिकेटर ने या जो सेंडर उसने जो बात कही थी उसका वो रिप्लाई भेजता है, कौन, रिसीवर। उसे ही हम फीडबैक कहते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं बैरियर्स कौन कौन से इफेक्टिव कम्युनिकेशन के। तो यूज़ ऑफ जार्गन कुड बी ओवर कॉम्प्लिकेटेड और यूज इन फैमिली टर्म। तो जार्गन यानी कि जब हम कुछ ऐसे शब्दों को यूज़ करते हैं जो कि बहुत टफ वर्ड्स होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स होते हैं, तो ऐसे वर्ड्स को हमें यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि ये कम्युनिकेशन को ओवर कॉम्प्लिकेटेड बनाता है। तो अनफैमिलियर टर्म्स और जार्गन्स को नहीं यूज़ करना चाहिए। जार्गन्स आपके, देखो अनफैमिलियर टर्म्स को ही हम जार्गन्स कहते हैं। हार्ड वर्ड्स भी आप कह सकते हो जो कि एक लेमैन को ना पता हो, तो वो ओवर कॉम्प्लिकेटेड करते हैं कम्युनिकेशन को। इमोशनल बैरियर्स एंड टैबूज, कई बार क्या होता है, जैसे कई लोग जो होते हैं वो इमोशनली बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक होते हैं, यानी कि वो बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है, जब हम बहुत तेज़ गुस्से में आ जाते हैं, हम ऐसी बातें किसी को कह देते हैं जो हम नहीं चाहते थे कहना उसको, जो हम बातें इंटेंड नहीं करते थे, चाहते नहीं थे उसे कहना, वो हम अपने गुस्से को कंट्रोल ना करते हुए, अपने इमोशन को कंट्रोल ना करते हुए कह देते हैं, और ये एक इमोशनल बैरियर होता है। डिफरेंसेस इन परसेप्शन एंड व्यू पॉइंट, जैसे कि मैं बीजेपी से हूँ और आप कांग्रेस से हो, तो मैं आपसे बात नहीं कर सकती और आप ना मुझसे बात कर सकते क्योंकि हम दोनों के व्यू पॉइंट्स अलग हैं। मैं बीजेपी को मानती हूँ, अगर मैं बीजेपी की तारीफ़ करूँगी तो आप कांग्रेस की तारीफ़ करोगे और बीजेपी की बुराई करोगे। अगर आपने कांग्रेस की तारीफ़ की और बीजेपी की बुराई की तो मैं बीजेपी की बुराई तो सह नहीं सकती, मैं तो उसकी तारीफ़ ही करूँगी, कांग्रेस की बुराई करूँगी। इस तरह से कन्फ्लिक्ट्स राइज़ होते हैं, लड़ाइयाँ राइज़ होती हैं। इसलिए दो लोग जो हैं अलग व्यू पॉइंट्स एंड परसेप्शन वाले वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। फिजिकल डिसेबिलिटी सच एज हियरिंग प्रॉब्लम और स्पीच डिफिकल्टी, जब आप वर्बल कम्युनिकेशन करते हो तो वर्बल कम्युनिकेशन में हियरिंग एंड स्पीकिंग दो चीज़ें होती हैं, स्पीकिंग एंड हियरिंग। स्पीकिंग यानी बोलना, हियरिंग यानी सुनना या लिसनिंग भी कह सकते हो। तो स्पीकिंग एंड लिसनिंग दोनों के लिए क्या चाहिए, आपको फिजिकली फिट होना चाहिए, आपके ईयर्स अच्छे से काम करने चाहिए और आप अच्छे से बोल सकते होने चाहिए। लेकिन अगर आप बोल नहीं सकते, स्पीच डिफ़िकल्टीज़ हैं या फिर आपके थोड़े जो है स्लिप ऑफ टंग हो जाता है ना, या हियरिंग प्रॉब्लम है, तो आप फिज़िकली डिसेबल्ड हो और आप वर्बल कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हो। ऑल्दो आप वर्बल में, मतलब हाँ, ओरल नहीं कर सकते हो, आप चाहो तो रिटन कर सकते हो। लेकिन अब यहाँ पे आते हैं फिजिकल बैरियर्स टू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉट एबल टू मूव एनी पार्ट।
फिजिकल बैरियर्स में जैसे कि आपका हाथ नहीं काम करता, पैर नहीं काम करता, आपको दिखाई नहीं देता, तो ऐसे केसेस में ये सब फिजिकल बैरियर्स हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के। देखो फिजिकल डिसेबिलिटीज जो हमने देखी थी, लाइक हियरिंग प्रॉब्लम्स, स्पीच डिफिकल्टीज, ये क्या थी, ये बैरियर्स थी वर्बल कम्युनिकेशन की। लेकिन यहाँ पे जब फिजिकल बैरियर्स जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो हम यहाँ पे ऐसे बैरियर्स की बात करते हैं जो कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को सपोर्ट नहीं करते। जैसे कि मान लो मैं जब बात करती हूँ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की, तो हम जहाँ पे एक्सप्रेशंस का यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल हम एक्सप्रेशंस का यूज़ करके अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं, सिंबल्स का यूज़ करके अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ पे बॉडी गेस्चर्स बहुत ज़रूरी होते हैं, आपका आईज मतलब आपका आईज जो है, आंखें जो है, आईज मूवमेंट बहुत ज़रूरी होता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़रूरी होती है। तो सिंबल्स बहुत ज़रूरी होते हैं। तो फिजिकल बैरियर्स टू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, लाइक फॉर एग्जांपल नॉट एबल टू मूव एनी पार्ट, सो इफ यू विल नॉट बी एबल टू मूव एनी पार्ट, आप वो चीज़ शो नहीं कर पाओगे जो आप कहना चाहते हो। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एग्जांपल जैसे मैं आपको देती हूँ कि आप क्लास में हो, तो आपकी टीचर ने आपसे क्वेश्चन पूछा, नहीं सॉरी, आप क्लास में हो, आपकी टीचर पढ़ा रही है, आपको अपनी टीचर से क्वेश्चन पूछना है, तो क्या आप चिल्ला चिल्ला कहो कि मैम मैम मैम, नहीं, आप क्या करोगे, आप हैंड रेज करोगे। तो हैंड रेज एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, एंड यू आर सेइंग टू योर मैम विदाउट स्पीकिंग दैट लेट मी स्पीक, लेट मी गिव आंसर, लेट मी हैव अ क्वेरी। अब लैंग्वेज देखो, जैसे मैं तमिल बोलती हूँ और आप हिंदी बोलते हो, तो क्या हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो लैंग्वेज डिफरेंसेस एंड डिफिकल्टी, ठीक है। तो लैंग्वेजेस जो हैं वो बहुत ज़रूरी होती हैं। अगर आप दो ऐसी लैंग्वेजेस से बिलोंग करते हो जो बिल्कुल अलग है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ़ आई स्पीक इन इंग्लिश, सॉरी, इफ़ आई स्पीक इन हिंदी एंड यू स्पीक इन तमिल और एनी अदर लैंग्वेज, देन मेरे लिए ये बहुत मुश्किल हो जाएगा और आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो मैं कह रही हूँ वो आप नहीं समझ पाओगे, जो आप कह रहे हो मैं नहीं समझ पाऊंगी। तो लैंग्वेज एक बैरियर है। सो लैंग्वेज डिफरेंस एंड डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग अनफैमिलियर एक्सेंट्स, एक्सपेक्टेशंस एंड प्रेजुडिस, ये हमारे फैमिलीज़ में बहुत होता है। या एज वी नो दैट वी आर सोशल बीइंग्स, राइट, वी हैव आवर फ्रेंड्स, वी हैव आवर रिलेटिव्स, एंड sometimes we expect from a friend and relative which cannot happen in reality. For example, ये तो आपको पता होगा कि कई बार हम रिलेटिव्स के साथ या हमारे फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ ऐसा एक्सपेक्ट कर बैठते हैं जो रियलिटी में हो ही नहीं सकता। उनसे हम ज़्यादा अच्छा एक्सपेक्ट कर बैठते हैं, बट दे can't able to fulfill all our choices, so then it creates what, a communication barrier. So now people often hear what they expect to hear rather than what is actually said and jump to incorrect conclusion. ये तो है कि हम अपनी बात, अपने हित की बात कोई कहना या सुनना पसंद करते हैं, अगर कोई इसकी उल्टी बात कहता है तो हम उससे बात नहीं करते हैं। कल्चरल डिफरेंसेस, फॉर एग्जांपल देखो, जो हम सोसाइटी में रहते हैं उसमें बहुत सारे कल्चर्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। तो एक कल्चर के लोग दूसरे कल्चर के लोग के साथ घुल मिल नहीं पाते, उनसे अपने आइडियाज़ शेयर नहीं कर पाते। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब, अब यहाँ पे आता है कल्चरल डिफरेंसेस, हो गया कि जो सोसाइटी में लोग हैं वो डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हैं। तो एक कल्चर के लोग के जो आइडियाज़ हैं वो दूसरे कल्चर के लोग के आइडियाज़ से नहीं हो सकते, मिल नहीं सकते। तो एक पर्सनल स्पेस क्रिएट होता है बिटवीन द कल्चर्स एंड बिटवीन डिफरेंट सोशल सेटिंग्स। तो यहाँ पे ये एक लैक ऑफ इंट्रैक्शन बनता है सोसाइटीज़ के बीच में। लैक ऑफ इंट्रैक्शन यानी दो कम्युनिटीज़ इसलिए नहीं घुल मिल पाते, इसलिए अपने आइडियाज़ नहीं शेयर कर पाते हैं क्योंकि वहाँ पे है डिफरेंट कल्चर्स का कंसेप्ट। अब ओवरकमिंग बैरियर्स, तो यहाँ पे हम देखते हैं किस तरह से हम बैरियर्स को ओवरकम कर सकते हैं। सो ओवरकमिंग बैरियर्स में सबसे पहले आता है एक्टिव लिसनिंग। Now, active listening is a skill that can be acquired and developed with practice. Active listening means actively listening. जो दूसरा कह रहा है उसकी बात को ध्यान से सुना जाए. That is fully concentrating on what is being said rather than hearing. यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट शब्द आते हैं, लिसनिंग और हियरिंग। ये किनका इंपॉर्टेंट डिफरेंस है? लिसनिंग होता है जब कोई दूसरा कोई बात कह रहा है तो उस बात को एक्टिवली सुनना, उसकी बातों को कंसिडरेशन में रखना। लेकिन हियरिंग क्या होता है? एक कान से सुनना और एक कान से निकालना कहते हैं ना, दैट इज़ व्हाट हियरिंग इज़। कि दूसरे ने कुछ बात कही तो उस दूसरे इंसान की बात को ना सुनते हुए हमने एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाला। सो एक्टिव लिसनिंग इज़ अ स्किल दैट कैन बी एक्वायर्ड एंड डेवलप्ड विद प्रैक्टिस. Active listening means actively listening, that is fully concentrating on what is being said
rather than just hearing and the message of the speaker. So when someone is talking with you, or when someone is speaking with you, they are telling you something, so you should keep this thing in mind. Never you should never just hear what the other person is saying, but you should keep what the other person is saying into consideration. Use simple language. So we should use simple language when we are communicating. That means when two people are communicating, maybe the other person is not as much intelligent or as much educated as you are. So it's important to remember the audience that you are speaking to and use language that can be easily understood. Give constructive feedback. That means the feedback, the reply, the response that you are giving should be constructive. It should be useful for the communicator. For example, if you are saying me that please tell, फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल इजी सा लेते हैं कि आप स्कूल में अपनी मैम से बोलते हो कि मैम मुझे ये बता दीजिए, और आपकी मैम कहती है नो आई विल नॉट टेल यू, यू हैव टू स्टडी इट बाय योर ओन। सो इज इट अ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक? क्या ये फीडबैक आपकी किसी तरह से हेल्प कर सकता है? नहीं कर सकता। सो फीडबैक इज अ part of communication cycle. Feedback that we give the receiver, yeah, to the speaker or the sender may occasionally be negative, but it needs to be constructive in nature. That means अगर आपको नेगेटिव फीडबैक भी दे रहे हो, दैट मीन्स किसी को कुछ इम्प्रूव करने के लिए दे रहे हो, तो आपको बताना है कि किस तरह से ये किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने खाना बनाया और मुझे नहीं अच्छा लगा, मैंने कहा नहीं बेकार है, तुम नहीं बना सकते। ये कंस्ट्रक्टिव फीडबैक नहीं है। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक क्या है कि तुमने इसमें थोड़ा सा मसाला ज़्यादा कर दिया है, मिर्ची ज़्यादा कर दी है, उसको कम रखो एंड वेजिटेबल्स को थोड़ा अच्छे से सॉटे करो। इस तरह से कुछ भी हो सकता है वो एक कम्युनिकेशन में। इट्स अ रैंडम एग्जाम्पल आई हैव गिवन यू। देन समरी यहाँ पे 2.5 में क्या है कि ऑल लिविंग बींग्स वी नीड टू एक्सप्रेस एंड अंडरस्टैंड द एक्सप्रेशंस ऑफ द अदर्स, लाइक इट और नॉट ह्यूमन सोसाइटी थ्राइव्स ऑन कम्युनिकेशन। हम डिपेंड ही कम्युनिकेशन पे करते हैं। सिविलाइजेशंस बदलते जा रहे हैं, कभी उठे थे कभी गिरे थे, है ना? और जितना अच्छा आपका एक कम्युनिकेशन होगा दूसरे कंट्रीज़ के साथ, उतना ही आपका ज़्यादा अच्छा रिलेशन बनेगा दूसरे देशों के साथ। So how good they were at maintaining sound relations with the rest of the world, it's not, this point is not at all very important. Let's move ahead. How to overcome communication barrier. Thorough understanding of communication barrier is a basic requirement to find out measures to remove or eliminate or overcome them. तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से आप ओवरकम करो उन जो कम्युनिकेशन बैरियर्स हैं उनको तोड़ो, और आप एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन सेटअप करो। ओके, सो यहाँ पे आता है आपका फीडबैक। नाउ फीडबैक दो तरीके का हो सकता है, स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक। नो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक फीडबैक, सो फीडबैक इज अ consequence of the performance, as I already told you that when we are communicating, the communicator sends the message to the receiver, and in response the receiver sends the feedback to the communicator. So this feedback is a consequence of the performance, it is at the end of that whole communication. Feedback plays a very important role in communication because it tells both the source and the receiver how their मैसेज आर बीइंग इंटरप्रेटेड। फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी को कोई बात कही तो उसने मेरी बात कितनी समझी वो मुझे उसके फीडबैक से पता चल जाएगी। ये बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। आप जब पेपर करते हो तो पेपर में जो क्वेश्चन होता है जो आपको दिया गया था आप उसका आंसर करते हो। अब आपने कितना उस क्वेश्चन को समझा तो उसके बेसिस पे तो आप आंसर करोगे ना। कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके बच्चे जो हैं वो डुअल मीनिंग निकाल देते हैं। एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को एक मीनिंग निकाल पाता है, दूसरा ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को दूसरा मीनिंग निकाल पाता है। तो यहाँ पे क्या है, वो जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन लोग कैसे समझे हैं हमें वो बता कौन रहा है, फीडबैक बता रहा है। इसी तरह से जब मैं आपको कोई बात कहती हूँ तो जो आप मुझे रिप्लाई देंगे उसके बेसिस पे मैं ये समझ जाऊँगी कि हाँ मैंने जो कहा था वो दूसरा इंसान समझ गया है। तो अब फीडबैक दो तरह से हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव और स्पेसिफिक हो सकता है। तो डिस्क्रिप्टिव फीडबैक होता है कि जब हम डिस्क्रिप्शन देते हैं, डिटेल फीडबैक देते हैं। फॉर एग्जांपल
मैं एक टीचर हूँ और आप एक स्टूडेंट हो, तो मैंने आपके रिपोर्ट कार्ड में लिखा कि येस यू आर गुड इन स्टडीज एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट यू इज दैट यू स्टडी एवरीथिंग इन डिटेल, you in the class you always pay attention, and I am telling the qualities of yours in my feedback. But when I'm saying that you are a good student, so it is a non-specific feedback. Yes, you are a good student, but किस एरिया में आप गुड हो, किस फील्ड में आप गुड हो, आप स्पोर्ट्स में गुड हो, आप स्टडीज़ में गुड हो, आप फिजिकल एक्सरसाइज में गुड हो, आप डिसिप्लिन में गुड हो। तो वहाँ पे मुझे ये चीज़ लैक होती है इन नॉन स्पेसिफिक फीडबैक कि किस पर्टिकुलर बात के बारे में हम बात कर रहे हैं। So descriptive feedback is a specific information in form of written comments or verbal conversation that help the learner understand what she or he needs to do in order to improve. Descriptive feedback is most powerful tool for improving student learning. तो descriptive feedback क्या होता है? ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आता है, डिस्क्रिप्टिव फीडबैक इज मोस्ट पावरफुल टूल फॉर इम्प्रूविंग स्टूडेंट लर्निंग. So descriptive feedback is specific information in form of written comments or verbal conversation that helps the learner understand what she or he needs to do in order to improve. Descriptive feedback is most powerful tool for improving student learning. अब यहाँ पे जो डिस्क्रिप्टिव फीडबैक है, इसके बाद एक स्पेसिफिक फीडबैक आता है, प्रोवाइड्स डिटेल्ड और स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ऑन व्हाट द स्टूडेंट डिड वेल और नॉट सो वेल. सो स्पेसिफिक फीडबैक इज जस्ट लाइक डिस्क्रिप्टिव फीडबैक. बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल फीडबैक, सो इसमें क्या होता है, ऑन द अदर हैंड इज वेरी नॉन स्पेसिफिक. फॉर एग्जाम्पल, गुड जॉब, यू डिड ग्रेट. सो व्हेन आई एम सेइंग यू, फॉर एग्जाम्पल, तुमने मान लो मैं तुम्हारी टीचर हूँ और तुम आते हो स्कूल में अपने पेरेंट्स के साथ पीटीएम पे, तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स को कहती हूँ येस ही डिड ग्रेट जॉब इन हिज एग्जाम. अब जब मैं ये कहती हूँ तो पेरेंट्स को ये पता चल रहा है कि इसने अच्छा किया, बट पर्टिकुलरली क्या अच्छा किया, इसने एग्जाम्स में कौन सी चीज़ अच्छी की. तो वो जब मैं ऐसा कहूँगी कि येस ही डिड ग्रेट इन द एग्जाम्स, सो व्हेन आई एम सेइंग, स्पेसिफिक एग्जांपल दे रही हूँ कि मैंने कहा कि इसने बहुत अच्छा एग्जाम्स में किया, स्पेसिफिक एग्जाम में इसने बहुत अच्छे आंसर्स लिखे, इसका सबसे पर्टिकुलर आंसर मुझे ये वाला बहुत पसंद आया, इस पे मैंने इसको ये कमेंट भी डाला. तो वो मेरा एक स्पेसिफिक फीडबैक हुआ, राइट. अब यहाँ पे 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन आते हैं, और डियर स्टूडेंट्स, मैं ये आपको बता दूँ कि जो एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर, वो इन्हीं 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन में से बनते हैं. सो इट्स बेटर कि आप इन 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन को बहुत ध्यान से पढ़ो, ठीक है. तो 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन में क्या आता है, कंप्लीटनेस, कंसाइजनेस, यहाँ पे है भी क्लैरिटी, कंक्रीट करेक्टनेस, कंक्रीटनेस, कंसिडरेशन, कटसी. एक बार सबका ना एक एक वर्ड का मतलब देख लो, फिर समझाऊंगी, वरना ना बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि कई बार कुछ ऐसे जैसे कंसाइजनेस है, कंक्रीटनेस है, दोनों एक जैसे लगते हैं बच्चों को. देखो, कंप्लीटनेस का मतलब है बात पूरी कही गई है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, तो मैं उस इन्फॉर्मेशन में जो बात कह रही हूँ वो पूरी है, दैट मीन्स आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन नहीं रहता है. फिर जब मैं बात करती हूँ कंसाइजनेस की, यानी जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो कंसाइज्ड दी है, शॉर्ट में दी है, इन्फॉर्मेशन पूरी दी है, बट वर्डीनेस रखे. वर्डीनेस यानी कि जो बात कही है उसमें मैंने मतलब अननेसेसरी वर्ड्स का यूज़ नहीं किया. सो दैट इज़ कंसाइजनेस. कंप्लीटनेस, पूरी इन्फॉर्मेशन दी है. कंसाइजनेस यानी जो वर्डीनेस रखी है, यानी जो शब्द है उनको लिमिटेशन में यूज़ किया है, अननेसेसरी वर्ड्स का यूज़ नहीं किया है, जहाँ पे हो सकता है शब्दों को शॉर्ट किया है, ठीक है. क्लियरिटी यानी एक पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर गोल पे बात करी है, ये नहीं 10 चीज़ों पे बात करी हूँ, एक चीज़ पे बात की है. मैंने जैसे बात की है स्टडीज़ पे, तो केवल स्टडीज़ के टिप्स पे बात करूँगी और कोई दूसरी चीज़ पे बात नहीं करूँगी. स्टडीज़ के साथ साथ मैं मेडिटेशन नहीं लाऊंगी, स्टडीज़ के साथ मैं कोई दूसरी चीज़ नहीं लाऊंगी, मैं बस कहूँगी कि स्टडी करने के टिप्स क्या हैं, फिर मैं कोई दूसरी चीज़ नहीं बताऊँगी, ठीक है. उसके बाद करेक्टनेस है कि ग्रामेटिकल और वोकैबुलरी आपकी करेक्ट होनी चाहिए. और कंक्रीटनेस तो मेरे ख्याल से हो गया है ना, कंक्रीटनेस नहीं हुआ, सॉरी. यस, कंक्रीटनेस होता है कि जनरल या फजी बातें नहीं करना, ठीक है. तो कंसाइजनेस का मतलब समझ में आ गया कि शब्दों का लिमिटेशन रखो. और कंक्रीट का होता है कि इसमें जो होता है, जो बात है उसको इंफॉर्मेटिव किया जाता है, यानी इसमें जनरल एंड फजी बातें नहीं की जाती. जनरल एंड फजी यानी कि कुछ भी बोल दिया हल्की फुल्की में, नहीं, स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड फिगर्स को बताया जाता है. तो कंक्रीट मैसेज में क्या होता है, अप टू डेट बात होती है, ठीक है. उसके बाद
कंसिडरेशन में, यानी कि इसमें क्या होता है, दूसरे को जो व्यूअर है या जो रिसीवर है उसको दिमाग में रखते हुए बात की जाती है। कटसी यानी कि दूसरे रिसीवर जो है, रिसीवर उसके जो उसके जो हम कहते हैं ना कि व्यूज़ का, थॉट्स का ध्यान रखा जाता है, उसके कल्चर का डिसरिस्पेक्ट नहीं किया जाता है, तो रिस्पेक्टफुल होता है कर्टसी का मतलब। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं completeness. The communication must be complete. It should convey all facts required by the audience. ठीक है, सो कंप्लीट कम्युनिकेशन क्या होती है कि द कम्युनिकेशन मस्ट बी कंप्लीट, इट शुड कन्वे ऑल द। तो उसमें क्या होता है, कंप्लीटनेस में कि जो कम्युनिकेशन इट मस्ट बी कंप्लीट, इट मीन्स कि जो पूरी बात इसमें कही जाती है, सो इट शुड कन्वे ऑल फैक्ट्स एंड फिगर्स रिक्वायर्ड बाय द ऑडियंस। द सेंडर ऑफ द मैसेज मस्ट टेक इन टू कंसिडरेशन द रिसीवर्स माइंडसेट। इसमें रिसीवर का माइंडसेट का ध्यान रखा जाता है। दैट मीन्स कि इसमें जो बात कही जाती है वो पूरी कही जाती है, इसमें कोई अधूरी बात नहीं छोड़ी जाती है। मतलब आप देखो, आप एक रिसीवर हो, आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो पूरी चाहिए, अगर कहीं पे भी इनकम्प्लीट होगी तो आपको दिक्कत आएगी ना। सो द सेंडर ऑफ द मैसेज मस्ट टेक इन टू कंसिडरेशन द रिसीवर्स माइंड, ठीक है, एंड कन्वे द मैसेज अकॉर्डिंगली। कंप्लीट कम्युनिकेशन के क्या फ़ायदे हैं? कंप्लीट कम्युनिकेशन डेवलप एंड एनहांसेस द रेपुटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कंप्लीट कम्युनिकेशन में क्या होता है कि एक तो डेवलप करती है और इन्हांस करती है, इंक्रीज करती है रेपुटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि जब आप पूरी बात कहोगे तो आप एक बैलेंस इन्फॉर्मेशन दे रहे हो बेसिकली। यहाँ पे आप कोई पार्शियलिटी नहीं कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आप एक स्कूल के टीचर हो और आप चाहते हो कि कोई बच्चा आपके स्कूल में आए, तो आप उसको जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो वो ट्रू इन्फॉर्मेशन दो। ये नहीं कि हमारे स्कूल में ये है वो है ये है वो है, उसकी गलतियाँ ना बताओ कि यहाँ पे हाँ फीस ज़्यादा है, उसके अलावा टाइमिंग्स थोड़े और रखे हैं। तो कुछ बातें हैं जो आपको जब आप कम्युनिकेट करते हो, इन्फॉर्मेशन सेंड करते हो, तो आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि जो आप बात करो वो पूरी हो, डिटेलिंग्स हो उसमें। कंप्लीट कम्युनिकेशन के पहला यही होता है कि अब जब आपके स्कूल में इस तरह से ट्रूली वर्क किया जाएगा तो यस, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो रेपुटेशन है वो इंक्रीज होगी। जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसको कहा जाएगा कि हाँ यार, ये तो एक रेप्यूटेड, एक ट्रू ऑर्गेनाइजेशन है। कंप्लीट कम्युनिकेशन ऑलवेज गिव्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन वेयर एवर रिक्वायर्ड। जो कंप्लीट कम्युनिकेशन, इसमें क्या होता है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है कहीं ना कहीं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई बात कही तो उस बात में कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और इस वजह से रिसीवर के दिमाग में कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा कि ये बात तो हमें बताई नहीं गई थी। सो कंप्लीट कम्युनिकेशन हेल्प्स इन बेटर डिसीजन मेकिंग। कंप्लीट कम्युनिकेशन क्या है? अच्छा डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। किसको अच्छे डिसीजन में हेल्प करती है? ये ऑडियंस, रिसीवर्स, रीडर्स, ये सब जो है ये पूरी इन्फॉर्मेशन ले पाते हैं, और पूरी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद फिर ये सही से डिसीजन ले पाते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं कार ख़रीदना चाहती हूँ, तो मैं बहुत सारी कंपनीज़ में गई, तो मैं सभी कंपनीज़ में गई ना, तो वहाँ पे मैंने ये देखा कि मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही है। लेकिन मैं ये देखा कि हाँ, एक कंपनी थी जिसने मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दी, जिसने मुझे बताया कि हमारी ये जो मॉडल है, ये जो कार है जो आप लेना चाहते हो, इसमें ये फ़ायदे हैं लेकिन इसका ये नुकसान भी है। और उन्होंने ये भी बताया कि इस कार को खरीदने से मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या नुकसान मिलेगा, मुझे कितने पे पड़ेगी ये, कितना लॉन्ग टर्म चलेगी, सब कुछ डिटेल में बताया। तो मुझे एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि हाँ, मुझे क्या करना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए, मुझे उस कार को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो सारी डिज़ायर्ड और क्रूशियल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जब हम कंप्लीट कम्युनिकेशन करते हैं। इट परसुएड्स ऑडियंस, ऑडियंस को पसंद आती है कंप्लीट कम्युनिकेशन, ठीक है। कंसाइजनेस मीन्स वर्डीनेस। तो कंसाइज का मतलब होता है वर्डीनेस, शब्दों का लिमिटेशन। सो कम्युनिकेटिंग व्हाट यू वांट टू कन्वे इन लीस्ट पॉसिबल वर्ड्स, यानी कि कम से कम शब्दों में बात करना। इसका ये मतलब नहीं है कि इन्फॉर्मेशन को छोड़ देना, रादर हम जो वर्ड्स यूज़ करते हैं तो लेंदी वर्ड्स को यूज़ ना करके हम उन लंबे लंबे सेंटेंसेस के बजाय एक वन वर्ड ढूंढ लें उनका। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर कहती हूँ कि एट प्रेजेंट को मैं ये भी कह सकती हूँ नाउ। सो फॉर एग्जाम्पल, मुझे कहना है एट प्रेजेंट पीपल आर बिकमिंग वेरी सेल्फिश, तो मैं कह सकती हूँ नाउ पीपल आर बिकमिंग वेरी सेल्फिश। तो यहाँ पे शब्दों को मैंने क्या किया, कम करा। कम करने से, लिमिट करने से क्या हुआ, इन्फॉर्मेशन तो मैं उतनी दे रही हूँ, लेकिन शब्द जो थे अननेसेसरी शब्द, जिनसे हाँ मुझे कोई बहुत इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाली थी, तो वो लिमिटेड हो गए।
इन्फॉर्मेशन पूरी की लेकिन कम शब्दों में। तो गागर में सागर का भरने वाली बात होती है कि कम शब्दों में बड़ी बात कह देना। कंसाइजनेस इज अ नेसेसिटी फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो अगर हम कंसाइजनेस से बात करें यानी वर्डीनेस शब्दों का ध्यान रखते हुए जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो वो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनता है। कंसाइज कम्युनिकेशन हैज फॉलोइंग फीचर्स। ये टाइम सेविंग होता है और कॉस्ट सेविंग होता है। कैसे टाइम सेविंग एंड कॉस्ट सेविंग होता है? देखो यहाँ शब्द कम लग रहे हैं, कम लग रहे हैं यानी कि देखो टाइम तो सेव हो ही रहा है। और कॉस्ट सेविंग, देखो जब हम स्पीचेस देते हैं ये सब देते हैं ना, इसमें पैसा बहुत लगता है, हर चीज़ का खर्चा होता है। इलेक्ट्रिसिटी खर्च होती है जिस माइंड पे आप कम्युनिकेट करोगे, तो मतलब हर चीज़ में खर्चा हो ही जाता है। तो टाइम सेविंग और कॉस्ट सेविंग दोनों होती है। कौन सी? कंसाइज कम्युनिकेशन। इट अंडरलाइंस एंड हाइलाइट्स द मेन मैसेज एज इट अवॉइड यूजिंग एक्सेसिव एंड नीडलेस वर्ड्स। इसमें क्या होता है, जो मेन मैसेज है वो मिल जाता है, कम शब्दों में जो मेन मैसेज है वो मिल जाता है। अब देखो मैंने बहुत सारी बातें कही लेकिन जो रीडर है उसको तो कुछ ही बातें समझ में आएंगी, हमारा मेमोरी तो कुछ ही बातें रख सकता है। तो जब हमने कम शब्दों में बात कही जिसमें हमने जो अननेसेसरी वर्ड्स थे उनको कम रखा, इंपॉर्टेंट बातों को हमने ढंग से समझाया, कंप्लीट करा, तो क्या हुआ, जो इन्फॉर्मेशन थी, जो बात थी, जो इम्पोर्टेंट थी वो लोग के दिमाग में रहेगी, है ना? मेन मैसेज लोगों के दिमाग में रहेगा, लेकिन जो एक्सेसिव और नीडलेस वर्ड्स थे वो क्या हो जाएंगे, जो है रिड्यूस हो जाएंगे। इस वजह से जो लोग हैं वो उस मैसेज पर ध्यान दे पाएंगे जो कम्युनिकेट किया गया है। क्योंकि मैं अगर बहुत सारी बात कहती हूँ और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेरी जो बात होती है वो यूज़लेस होती है, उसमें फालतू के शब्द आ जाते हैं, है ना, लंबे लंबे शब्द आ जाते हैं जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ऐसे केस में क्या है, लोगों को शब्द ही ध्यान रहेंगे, मेन मैसेज ध्यान नहीं रहेगा। लेकिन जब मैं केवल इन्फॉर्मेशन को कन्वे करती हूँ कम शब्दों में, तो ज़्यादा हमारा दिमाग जो उन बातों को रख पाता है। कंसाइज कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स शॉर्ट एंड एसेंशियल मैसेज इन लिमिटेड वर्ड्स। कम शब्दों में जो है कंसाइज कम्युनिकेशन अपने मैसेज को कन्वे कर देती है। तो कंसाइज कम्युनिकेशन क्या करती है, कम शब्दों में एसेंशियल मैसेज को कन्वे कर देती है। प्रोवाइड शॉर्ट एंड एसेंशियल मैसेज इन लिमिटेड वर्ड्स टू द ऑडियंस। कंसाइज मैसेज ज़्यादा अपीलिंग होता है और कॉम्प्रीहेंसिबल होता है। क्यों ज़्यादा अपीलिंग होता है और कॉम्प्रिहेंसिबल होता है? क्योंकि बहुत ज़्यादा देर तक कोई इंसान आपकी बात को सुन नहीं सकता। अगर आपने आधे 10-15 मिनट में ही उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें बता दी जो 1 घंटे में शायद कोई बताता, तो वो उस बात से ज़्यादा खुश होगा। और वो ऐसा तभी हो सकता है जब आप वर्डीनेस को ध्यान रखो, यानी शब्दों का एक लिमिटेशन को रखो। अब कंसिडरेशन क्या होता है? कंसिडरेशन यानी स्टेपिंग इनटू द शूज़ ऑफ द अदर्स, यानी लोगों का ध्यान रखते हुए जो आपकी बात सुन रहे हैं, लोगों के सेल्फ रिस्पेक्ट की ध्यान रखते हुए। तो एंश्योर दैट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द ऑडियंस इज मेंटेन्ड, उनके इमोशंस को हार्म नहीं किया जाए। अपने शब्दों को आप इस तरह से कहो जो ऑडियंस की नीड को, ऑडियंस की ज़रूरतों को पूरा करे। इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ, और ये मेरे साथ या किसी के साथ बहुत ज़्यादा होता है जो कि चाहते हैं अच्छे से कम्युनिकेट करना और सीखते भी हैं। हम स्कूल में जब होते हैं, पढ़ते हैं, तो कई बच्चे होते हैं जैसे टीचर ने मान लीजिए आपको आपकी कॉपी नहीं दी और वो कह रही है कि नहीं मैं तुमको दे दी। तो कुछ बच्चे कहेंगे नहीं मैम आपने नहीं दी, आपने अपने पास रख ली है। और कई बच्चे कैसे कहेंगे कि मैम शायद आपने नहीं दी है क्योंकि वो मुझे नहीं मिल पाई है, या मैम गलती से शायद वो आपके पास रह गई है क्योंकि मैंने घर पे भी चेक किया था मुझे नहीं मिली वो। तो इस तरह आप देख सकते हो कि एक तरफ मैंने ब्लेम नहीं करते हुए रिसीवर को, जो मेरी बात सुन रहा है उसको ब्लेम ना करते हुए, उसके रिस्पेक्ट का ध्यान रखते हुए अपनी बात को कहा। और मुझे पता है कि मैम फिर सर्च करेंगे क्योंकि जान से तो वो कोई मेरी चीज़ रखेंगे नहीं, है ना? लेकिन जब आपने मैम पे थोप दिया, ब्लेम कर दी, नहीं मैम आपने रखी, आपकी गलती है सब, तो एक तो वो उसको पसंद नहीं आएगी बात टीचर को, और फिर वो आपका काम करने में इंटरेस्टेड भी नहीं रहेंगी क्योंकि आपने इस तरह से उनसे बात की। क्लैरिटी यानी कि एक स्पीच को कंडक्ट करते हुए, कन्वे करते हुए केवल एक गोल को ही या एक स्पेसिफिक बात को ही कम्युनिकेट किया जाए। यानी फॉर एग्जांपल आज मैं स्पीच दे रही हूँ 15 मिनट की जिसमें मैं केवल बता रही हूँ स्टडी टिप्स के बारे में। अगली स्पीच जो दूंगी उसमें बताऊंगी मेडिटेशन के बारे में, यानी कि एक ही टॉपिक को कवर किया जाए एक स्पीच को देते समय। सो क्लैरिटी इम्प्लाइज एम्फेसाइजिंग ऑन अ स्पेसिफिक मैसेज और अ गोल एट ए टाइम, यानी एक बात को एक ही समय पर कहा जाए रादर देन ट्राइंग टू अचीव टू मच एट वंस। ज़्यादा बातों को नहीं कहने की कोशिश करनी है हमें एक बार में, हमें एक टॉपिक को उठाना है और उसको ही हमें एक स्पीच में कन्वे करना है।
ठीक है। Clarity in communication has following features. It makes understanding easier. Complete clarity of thoughts and ideas enhances the meaning of the message. Clarity का क्या फ़ायदा है किसी भी कम्युनिकेशन में? तो सबसे पहले तो ये इट मेक्स अंडरस्टैंडिंग ईजियर, बात में समझ में आती है। 10 बातें एक साथ करोगे तो सब खिचड़ी हो जाती है। एक बात एक बार में अंडरस्टैंडेबल है। कंप्लीट क्लैरिटी ऑफ थॉट, दिमाग में उस टॉपिक का एक प्रॉपर आपका एक क्लाउड बन जाएगा। पूरी बात जो है वो ढंग से छप जाएगी और आप अच्छे थॉट्स एंड आइडियाज़ को एनहांस कर सकोगे। सो कंप्लीट क्लियरिटी ऑफ थॉट एंड आइडियाज़ एनहांसेस द मीनिंग ऑफ द मैसेज। यानी जब एक बात को करा जा रहा है एक स्पीच में, तो एक तो जो थॉट्स एंड आइडियाज़ है वो कंप्लीटली मतलब क्लियरली शो हो पाएंगी और अच्छा मैसेज निकल पाएगा। कंक्रीटनेस क्या होता है? कंक्रीट मतलब होता है फजी और जनरल बातें ना करना, यानी कि एरी गहरी बातें ना करना। कंक्रीट कम्युनिकेशन होता है जिसमें आप फैक्ट्स एंड फिगर्स का यूज़ करते हो, बीइंग पर्टिकुलर एंड क्लियर रादर देन फजी एंड जनरल। कंक्रीटनेस जो होती है स्ट्रेंथेंस द कॉन्फिडेंस। Concrete message has following features. It's supported with specific facts and figures. Concrete communication में specific facts and figures की बात होती है। इसमें उन शब्दों का यूज़ किया जाता है जो कि क्लियर होते हैं और जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन का बिल्डअप करते हैं। कॉन्क्रीट मैसेज होते हैं वो कभी मिस इंटरप्रेट नहीं किए जाते हैं। कटसी क्या होती है कि सेंडर्स एक्सप्रेशन एज वेल एज शो शुड रिस्पेक्ट द रिसीवर। तो कटसी इन मैसेज इम्प्लायज जो मैसेज है उसमें सेंडर जो है मतलब एक्सप्रेस करे रिस्पेक्ट टू द रिसीवर। सो courtesy in message implies the message should show the sender's expression as well as should respect the receiver। जो सेंडर है मैसेज का वो सिंसियरली पोलाइट होना चाहिए, जुडिशियस रिफ्लेक्टिव एंड एंथुजियास्टिक होना चाहिए टूवर्ड्स द रिसीवर। कोर्टियस मैसेज जो होता है वो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है। जब हम बात करते हैं ना कोर्टियस मतलब कटसी की या कोर्टियस मैसेज की, तो कोर्ट वर्ड याद रखना। जब हम कोर्ट में यानी जब हम किसी कोर्ट में होते हैं, जब वहाँ पे बातें होती हैं तो वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल मैनर में होती हैं। उसमें मतलब फजी एंड जनरल बातें नहीं करते हैं, हम फैक्ट्स एंड फिगर्स की बातें करते हैं। करेक्टनेस ये सबसे आसान है और सबसे अलग है इन 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन में। सबसे आसान ये इसलिए क्योंकि इसमें आपको पता चल जाएगा देखते ही कि वहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स और वोकेबलरी की बात हो रही है, तो यस वो करेक्टनेस है। तो आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं करनी है, नो ग्रामेटिकल एरर्स इन कम्युनिकेशन। अगर आप ऐसा करते हो दैट मीन्स यू आर नॉट गुड कम्युनिकेटर। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आप जब तो जब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन में आपकी मतलब सॉरी करेक्टनेस की, तो जो आपकी भाषा है इसकी बात हो रही है यहाँ पे। आपकी भाषा 3 तरह की होती है, देखो एक तो होती है फॉर्मल, एक होती है इनफॉर्मल और एक होती है सब स्टैंडर्ड। जब हम बात करते हैं फॉर्मल की ऑफिस में की जाती है, इनफॉर्मल यानी जब हम फ्रेंड्स के साथ करते हैं, तो सब स्टैंडर्ड जो ना फॉर्मल है ना इनफॉर्मल है, बहुत ही लो क्लास लैंग्वेज है जिसमें हम गलत शब्दों का यूज़ करते हैं, जैसे इजेंट को एंट कर रहे हैं, मतलब गलत सलत, बिल्कुल गलत सलत। करेक्टनेस इन कम्युनिकेशन इम्प्लाइज कि कोई ग्रामेटिकल एरर ना हो, कम्युनिकेशन करेक्ट हो, मैसेज एग्जैक्ट हो, करेक्ट हो, वेल टाइम्ड हो। अगर कम्युनिकेशन करेक्ट होगी तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका बूस्ट अप होगा। जब आप गलत सलत बोलोगे ना, आपको लगेगा यार गलतियाँ कर दी, अब तो सब खराब हो गया। करेक्ट मैसेज हैज़ ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन द ऑडियंस रीडर और इट चेक्स फॉर द प्रिसिशन एंड एक्यूरेटनेस ऑफ द फैक्ट्स एंड फिगर्स यूज इन द मैसेज। तो अगर आप करेक्ट कम्युनिकेशन करते हो तो इसमें आपका एक्यूरेटनेस पता चलता है फैक्ट्स एंड फिगर्स का जो कि मैसेज में किए गए हैं। इट मेक्स यूज ऑफ अप्रोप्रिएट एंड करेक्ट लैंग्वेज इन द मैसेज। यस, तो इसमें क्या होता है जब करेक्टनेस होती है तो एक तो अप्रोप्रिएट एंड करेक्ट लैंग्वेज का यूज़ होता है। तो अब यहाँ पे क्या है, हाँ, इट चेक्स फॉर द प्रिसिशन एंड एक्यूरेटनेस ऑफ द फैक्ट्स एंड फिगर्स। यानी यहाँ पे आप जब अच्छी लैंग्वेज यूज़ करो तो क्वालिटी एंड एक्यूरेटनेस आपकी फैक्ट्स एंड फिगर्स की जो मैसेज में है वो अच्छी लगेगी। जो आपने मैसेज कन्वे किया है वो क्वालिटी मैसेज लगेगा, एक्यूरेट मैसेज लगेगा। ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं आपके कम्युनिकेशन गेम्स। तो कम्युनिकेशन गेम्स का एक फ़न तरीका है, एक मज़ेदार तरीका है बच्चों के लिए कि वो लर्न कर सकते हैं हेल्पफुल मेथड्स।
थ्रू टीम इंट्रैक्शन टू कम्युनिकेट। बेसिक राइटिंग स्किल्स में सेंटेंस आते हैं, तो सेंटेंस क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कंप्लीट थॉट को बताता है। इसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है। सेंटेंस सिर्फ तीन तरीके का होता है, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। सिंपल सेंटेंस में केवल एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। दैट मीन्स इसके पास एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा और एक कंप्लीट थॉट ही बताएगा, जैसे कि मस्ट हैव अ सब्जेक्ट। अब यहाँ पे एग्जांपल है, जैसे आई एम आउट ऑफ पेपर फॉर द प्रिंटर, या विल यू हैव मी हेल्प मी विद द मैथ वर्क। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एक जो है एक थॉट का यहाँ पे कंप्लीट थॉट बताया जा रहा है और एक सिंगल सेंटेंस से बताया जा रहा है, राइट। एक सिंगल सेंटेंस है यहाँ पे बस। तो जहाँ सिंगल सेंटेंस होता है उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। इसमें एक सब्जेक्ट एंड वर्ब होता है, कंप्लीट थॉट बताता है, एक ही क्लॉज होता है इसमें, मस्ट हैव ओनली वन क्लॉज। कंपाउंड सेंटेंस में दो सेंटेंसेस होते हैं जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं और वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे आई ड्रोव टू द ऑफिस एंड देन आई वॉक टू द केबिन। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो दो सेंटेंसेस है, एक तो आई ड्रोव टू द ऑफिस, फिर दूसरा है देन आई वॉक टू द केबिन। ये दोनों सेंटेंसेस किससे जुड़े हैं, एंड से जुड़े हैं। तो जहाँ पे भी दो सेंटेंसेस कंजंक्शन वर्ड से जुड़े होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। अ कंपाउंड सेंटेंस allows us to share a lot of information by combining two or more related thoughts into one sentence। अब यहाँ पे आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसे हम जटिल वाक्य कहते हैं हिंदी में, है ना। तो उसमें क्या होता है, जब तक, तब तक, ऐसे शब्दों का यूज किया जाता है। ऑल्दो रोहन हैड सम डाउट ही फाउंड द कोर्स वेरी इजी। तो यहाँ पे जैसे वैसे ऐसे शब्दों का आता है हिंदी में बोले तो वैसे तो रोहन को कुछ डाउट है लेकिन उसको ये जो कोर्स अच्छा लगा। यहाँ पे जब तक, तब तक, जैसे वैसे, ऐसे शब्दों का आता है यूज, है ना। कंप्यूटर्स हैव कम अ लॉन्ग वे सिंस दे फर्स्ट कम ऑन द मार्केट। अब यहाँ पे अगर आप इसका हिंदी करो तो क्या होगा, कंप्यूटर्स हैव कम अ लॉन्ग वे सिंस दे फर्स्ट केम टू ऑन द मार्केट। तो कंप्यूटर्स बहुत पहले आ गए थे जब वो मार्केट में भी नहीं आए थे, ठीक है। तो अब जब यूज़ हो रहा है तो जब, तब, ऐसे शब्दों का यूज़ किया जाता है, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आ जाते हैं। फ्रेजेस आपके पांच तरह के हैं, प्रिपोजिशनल, एपोसिव, पार्टिसिपल, जेरेंड, इन्फिनेटिव, ये तरह की फ्रेजेस आपकी होती हैं। हम्म तो फ्रेजेस एक ग्रुप ऑफ वर्ड है जो कि एक साथ हम, मतलब जो कि एक सेंटेंस में हम यूज़ करते हैं, और ये होता है एक एलिमेंट होता है स्पीच का, एक हिस्सा होता है स्पीच का, ठीक है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपका एक सब्जेक्ट होता है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है, प्रेडिकेट आता है। देखो सब्जेक्ट होता है जो करता है, और उसके बाद जितना बचा सेंटेंस का पार्ट है उसे हम कहते हैं प्रेडिकेट। जैसे स्टूडेंट्स वर कंप्लेनिंग अबाउट द शॉर्ट ड्रेसेस, तो करता कौन है, स्टूडेंट है, जो नाउन है, यहाँ पे मेन नाउन है। और सब बाकी बचा हुआ क्या आ जाता है, आपका सब आपका प्रेडिकेट आ जाता है। तो आप ऐसे क्वेश्चन पूछो, हु वर कंप्लेनिंग अबाउट द शॉर्ट ड्रेसेस, स्टूडेंट वर कंप्लेनिंग अबाउट द शॉर्ट ड्रेसेस। तो यहाँ पे जब आप ऐसे क्वेश्चन पूछोगे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट है और बचा हुआ सब प्रेडिकेट होता है। अब यहाँ पे आपका आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें आपके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। वर्ब यानी जो एक्शन वर्ड है, जैसे रन, जंप, रीड, इस तरह से। या हेल्पिंग वर्ब्स भी हो सकते हैं, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, है ना। नाउन होता है जो करता होता है, जिसे हम सब्जेक्ट भी कहते हैं, जैसे कोई भी हो सकता है, डॉग, कैट, फिश, ये सब क्या है, ग्रेविटी, बर्थडे, डेमोक्रेसी, ये सब क्या है, नाउन है। एडवर्ब क्या है, जो वर्ब के आगे उसको डिस्क्राइब करता है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल वॉकिंग स्लोली। तो वॉकिंग स्लोली यहाँ पे अगर आप देखो तो स्लोली क्या है, वो वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। अगर मैं वॉकिंग स्लोली को ऐसे कर दूँ, स्लोली वॉकिंग, वाई यू वर वॉकिंग सो स्लोली, तो स्लोली इज डिस्क्राइबिंग हाउ आई वॉज वॉकिंग, तो वर्ब को जो डिस्क्राइब करता है ना। जैसे मैं लिख बोलती हूँ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, तो ब्यूटीफुल एक एडवर्ब है जो किसको डिस्क्राइब कर रहा है, हैंड राइटिंग को डिस्क्राइब कर रहा है। एडजेक्टिव होता है जो नाउन की विशेषता बताता है, जिसे हम डिस्क्राइबिंग वर्ड भी कहते हैं। जैसे बिग बॉल, तो बिग बॉल में क्या है, बॉल आपका नाउन है और बिग क्या है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है। प्रोनाउन जैसे कि इज, जैसे ही, शी, इट, दे, सो शी वॉज प्लेइंग, तो प्रोनाउन हो गया जहाँ पे हम वो पर्टिकुलर लड़की का, लड़के का, बच्चे का नाम नहीं लेके ही, शी, इट, दे का यूज़ कर लेते हैं। प्रिपोजिशन जो किसी चीज़ की पोजिशन बताता है, रिलेशनशिप या पोजिशन बताता है, जैसे कि शी इज़ माई डॉग, तो यहाँ पे क्या है, माई, माई क्या है, आप प्रिपोजिशन है जो
वो बता रहा है रिलेशनशिप उस डॉग की मेरे साथ क्या है, या फिर दिस बॉल इज दिस माई बैग इज ऑन द टेबल। तो ऑन द टेबल, तो ऑन क्या है यहाँ पे, प्रिपोजिशन है जो ये बता रहा है कि जो मेरी बॉल है वो टेबल के ऊपर है। कंजंक्शन क्या है, जो दो वर्ड्स को, जो दो सेंटेंसेस को या दो वर्ड्स को जोड़ने वाले शब्द होते हैं, जैसे मैंने बोला मम्मी और पापा, सो मॉम एंड डैड है ना। और क्या है यहाँ पे, वो कंजंक्शन है, एंड और, बिकॉज, ये वो वर्ड्स होते हैं जो कंजंक्शन होता है, जो दो सेंटेंसेस को एक साथ जोड़ते हैं। इंटरजेंक्शन होता है, जैसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस भी, ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स कहते हैं, जैसे कि हलास, अलास यानी दुख को हम दर्शा रहे हैं यहाँ पे, ओ माई गॉड, या फिर हाउ इट हैपेंड, इस तरह से, वाओ, इस तरह से, जहाँ पे आप एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करते हो तो इंटरजेक्शन की हम बात करते हैं। आर्टिकल राइटिंग क्या है, इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ नॉन फिक्शनल टेक्स्ट अबाउट करंट और रिसेंट न्यूज़ आइटम्स ऑफ जनरल इंटरेस्ट और स्पेसिफिक टॉपिक। तो देखो आपका पूरा टॉप जो एग्ज़ाम होगा वो बिल्कुल जो होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, तो उसमें आर्टिकल राइटिंग नहीं आएगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल राइटिंग क्या है। तो आर्टिकल राइटिंग क्या होता है, एक प्रोसेस है जिसमें आपको नॉन फिक्शनल टेक्स्ट, यानी कि वो फिक्शनल टेक्स्ट नहीं होता है, नॉन फिक्शनल टेक्स्ट होता है, यानी कि कहानी वहानी नहीं होती है नकली की, जैसे न्यूज़ के पीसेज हो गए या रिसेंट न्यूज़ हो रही है, कोई करंट अफेयर्स पर आर्टिकल राइटिंग की जाती है। अब पैराग्राफ क्या होता है, तो पैराग्राफ जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस को एक साथ जोड़ देते हैं। दे आर ऑर्गेनाइज्ड एंड कोहेरेंट, दैट मीन्स दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। वो एक सिंगल टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ट्रिप टू दिल्ली, तो मैंने ट्रिप टू दिल्ली के बारे में जब पूरा लिख दिया, पैराग्राफ लिख दिया, तो सब एक चीज़ से जुड़े हुए हैं। वो किससे जुड़े हुए हैं, मेरी ट्रिप जो दिल्ली पे थी। तो पार्ट्स ऑफ पैराग्राफ होते हैं, टॉपिक से सेंटेंस, टॉप वन। तो देखो इसको आपको एक बर्गर के थ्रू समझाया गया है। तो जो टॉपिक सेंटेंस, यानी कि जो टॉपिक है पूरे पैराग्राफ का, वो आपका टॉपिक सेंटेंस हो गया। सपोर्टिंग डिटेल्स लाइक टमाटोज, लेट्यूस, मीट, ये सब। उसके बाद आपका कलरफुल वोकेबलरी, ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे शब्दों को आप यूज़ कर सकते हो उसमें। फिर कॉन्क्लूडिंग सेंटेंस आ जाता है। मतलब ये आपका पैराग्राफ का स्ट्रक्चर है, यहाँ बताया गया है। तो यहाँ पे आपका हो गया सेशन 1 कंप्लीट। थैंक यू।